बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस और एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले हम एनालिसिस की बात कर लेते हैं। एनालिसिस को पढ़ने से पहले ज़रा क्वालिटेटिव एनालिसिस देखें। ये बेसिकली केमिस्ट्री में एक एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसमें हम एलिमेंट का, कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस क्या है उसको पढ़ने से पहले मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा है, जब उसको कोई चीज़ दी जाती है तो सबसे पहले वो ये सोचता है, अपने जहन में आइडिया लगाता है कि ये क्या चीज़ है। ऑब्वियसली आपको कोई चीज़ दी जाए तो आप सबसे पहले उसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। यानी केमिस्ट भी जब उसको कोई सैंपल, कोई मालिक्यूल, कोई कंपाउंड दिया जाता है तो सबसे पहले उसके जहन में सवाल आता है कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। ये जानना कि ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि जिसमें आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, आप एलिमेंट को डिटेक्ट करते हैं, आप उनकी शनाख्त करते हैं, आप उनकी, उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी है, द टेक्निक विच डील्स, जिसमें हम देखते हैं, जो डील करती है विद द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम किसी भी सैंपल या कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उस ब्रांच को, उस उस टेक्निक को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि ये फ़लाँ चीज़ है, इसके अंदर फ़लाँ एलिमेंट्स हैं, इतनी परसेंटेज में, ये सारी चीज़ें जब पता चल जाएंगी, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फिर दूसरा सवाल हमारे जहन में आएगा कि ये हैं कितने कितने, उनकी अमाउंट कितनी है। मतलब आपने जान लिया कि इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। फिर दूसरा सवाल क्या आएगा, बोलो, कि वो हैं कितने कितने, उनकी अमाउंट कितनी है। यानी दो ही बातें होंगी। सैंपल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, बोलो, आइडेंटिफाई करने के बाद, डिटेक्ट करने के बाद, शनाख्त करने के बाद फिर हम उनको मेजर करते हैं, उनका वेट करते हैं, उनकी क्वांटिटी मालूम करते हैं। तो क्वांटिटी मालूम करना, उनकी अमाउंट मालूम करना क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। तो हमने ये देखा कि ऐसी टेक्निक जिसमें हम एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। और जिसमें हम अमाउंट ऑफ एलिमेंट को मेजर करते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। समझ आ गई बात की? अब अगर ये समझ आ गई तो समझ ले वो भी आ गई। वो तो इन दोनों को मिला के लिख दो तो वो एनालिसिस की डेफिनेशन बन जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इसको कैसे लिखोगे, द टेक्निक विच डील्स both with qualitative, ठीक होगी बात, and quantitative analysis is called analysis। अब यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये भी लिख सकते हैं, जो इन दोनों की डेफिनेशन है। अच्छा, अब जब आपको पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट है, इसमें इतने परसेंटेज है, इसमें इतनी, यानी ये सारी मास आ जाएगी, उसके बाद आप परसेंटेज फाइंड करोगे। परसेंटेज वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। उसके लिए क्या होगा, जो आपने मास एलिमेंट की निकाली है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये होगा तरीक़ाकार। मेरी बात समझ में आ गई? मैं आपको समझा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये 10 ग्राम कंपाउंड है, आपको नहीं पता कि कौन सा कंपाउंड है, ज़रा गौर से सुने। 10 ग्राम कंपाउंड है या 15 ग्राम है, मैंने आपको दे दिया, सिर्फ इतना बता दिया कि ये 15 ग्राम कंपाउंड है। मुझे बताएं इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और वो कितनी कितनी परसेंटेज में हैं। आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस अप्लाई की,
उससे आपको पता चल गया कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सही है। फ़र्ज़ करें कार्बन निकला वहाँ से 10 ग्राम या 5 ग्राम निकला है। कार्बन निकला 5 ग्राम, मैंने आपको कंपाउंड दिया था 15 ग्राम, आपने 5 ग्राम ऊपर रखा मास ऑफ एलिमेंट, 15 नीचे रखा 100 से, तो ये आ गया परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। क्या आ गया बोलो? समझ आ गई बात की? तो ये था बेसिकली एनालिसिस के अंदर की समरी, समझ लें कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हम परसेंटेज निकालते हैं, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अब अगली बात है जी इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को जाहिर करता है। हमें एग्जैक्ट फार्मूले का इससे नहीं पता चलता, हमें रेशो का पता चलता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसको हम किसी ऐसे डिजिट पर डिवाइड करते हैं कि उसके बाद ये मज़ीद डिवाइड ना हो सके। हमने इसको 6 पे तकसीम कर दिया, ये हो गया CH2O। इधर 1 रह जाएगा, इधर 1, तो 1 हम लिखते नहीं हैं। अब आपको ये समझ आ गई कि इसके बाद ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, तो ये इसका सिंपलेस्ट फार्मूला है। इसमें एटम कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन, ये 1, 2 एंड 1, ये रेशियो ऑफ एटम्स है। दिस रेशियो इज अ सिंपलेस्ट। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? ये सिंपलेस्ट रेशियो है किन के दरमियान? एटम्स के दरमियान, ऑफ अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड। इसको हम इंपिरिकल फार्मूला कहते हैं। मैंने लिखा द फार्मूला विच शोज, जो जाहिर करता है, जो एक्सप्रेस करता है सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन डिफरेंट एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड इज कॉल्ड, यानी मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर करने वाला फार्मूला इंपिरिकल फार्मूला कहलाता है। आपने देख लिया। अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिनको मसलन आपके सामने मैं उसकी मिसाल लिख देता हूं, वाटर। आप इसको डिवाइड करोगे, 2 पे डिवाइड करोगे, ये बटे में आ जाएगा। बटा नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, राउंड नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑलरेडी सादा तरीन रेशो में है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब यही इसका इंपिरिकल फार्मूला है और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जो सिंपल हो जाए, बोलो, वो सिंपल होने से उनका इंपिरिकल फार्मूला आएगा, और जो सिंपल ना हो वो उनका वही इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, 6 पे डिवाइड कर दिया, CH हो गया। इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज मैंने ऊपर भी समझा दिया है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके हो गया। आगे जनाब है कि हम क्या करेंगे, इंपिरिकल फार्मूला कैसे मालूम करेंगे, कैसे निकालेंगे इंपिरिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का। तो सबसे पहला काम होता है परसेंटेज निकालने का तरीका, ये जो मैंने अभी बताया। सबसे पहला काम है, जितने भी एलिमेंट होंगे आप सबसे पहले उन हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालोगे। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एटम ऑफ एलिमेंट। जब परसेंटेज आ जाएगी फिर हर एलिमेंट के ग्राम एटम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ग्राम एटम्स। अब ग्राम एटम्स क्या होते हैं? ग्राम एटम बेसिकली मोल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मोल एक ब्रॉड टर्म है, मैं आगे चलकर बड़ी डिटेल से इसको क्लियर करूंगा। मोल एक ब्रॉड टर्म है, बड़ी टर्म है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर स्टूडेंट एक ब्रॉड टर्म है। स्टूडेंट में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, फर्स्ट ईयर का भी हो सकता है, छठी का भी हो सकता है, MSc का भी हो सकता है, BS, सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट एक ब्रॉड, इसी तरह मोल एक ब्रॉड टर्म है। मोल एटमों के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं, आयन के भी हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड के भी हो सकते हैं। तो लफ्ज़ मोल से हमें नहीं पता कि किस चीज़ के मोल हैं।
लेकिन जब लफ्ज लिखा होगा ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, फिर हमें साफ लग रहा है कि ये एटम्स के मोल की बात कर रहा है। इसलिए मैंने साफ लफ्ज लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के ग्राम एटम निकाले जाएंगे। और ये कैसे निकाले जाएंगे? मास इन ग्राम ऊपर रखेंगे, एटॉमिक मास नीचे रखेंगे। क्या करेंगे बोलो? मास इन ग्राम नीचे रखें, ऊपर रखेंगे, एटॉमिक मास नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स। अब ये जो मास इन ग्राम है, जो मास इन ग्राम मैंने लिखी है, इन इस सेंस में आप यहां पर परसेंटेज का जिक्र करेंगे। परसेंटेज, जो परसेंटेज ऊपर से आई है। मेरी बात क्लियर हो गई? देखो सिंपल सी बात है, यहां से आपने पहले स्टेप में वो फार्मूला लगा के परसेंटेज मालूम की। जब आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, उस परसेंटेज को यहां रखेंगे, एटॉमिक मास पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम। हर एटम के ग्राम एटम्स मालूम करने। फिर ग्राम एटम मालूम करने के बाद फिर आपने एटॉमिक रेशो निकालनी है। एटॉमिक रेशो कैसे निकालनी है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मसलन फर्ज करें आपके पास 3 एलिमेंट हैं, कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। फर्ज करो इसके मोल यहां से जो ग्राम एटम है, फर्ज करो इसके आ गए 5.4, इसके आ गए लेट सपोज 1.2 और इसके आ गए 0.56। मेरी बात समझ में आ गई? ये है, ये क्या है? यहां से जो मोल निकाले हैं ये मोल हैं, ग्राम एटम्स हैं। हर एटम के नीचे उनके ग्राम एटम लिख दिए, ये लो ग्राम एटम्स लिख दिए। कार्बन के नीचे कार्बन के, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के नीचे। वो कह रहा है ये लिखने के बाद आपने जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस पर डिवाइड करना है। जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.56 से सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करोगे तो यहां से जो आंसर आएगा वो एटॉमिक रेशो कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? डिटरमिन द एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो मालूम करें। टू गेट दिस रेशो, इस रेशो को हासिल करने के लिए डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल्स। सबसे जो छोटी मोल्स की वैल्यू है उस पर बोलो डिवाइड कर दिया, उस पर डिवाइड। क्लियर होगी बात? कुछ भी आंसर आ गया, एनी कोई भी आंसर आ सकता है। फर्ज करो कि ये तकरीबन यहां तो 1 आ जाएगा, कर लो कितना आ रहा है? 9.6 और इधर 2.14। ओके ओके बात। अच्छा, अमूमन ये होता है कि 2.1 है, इसको निगलेक्ट भी किया जा सकता है, यहाँ इसको नहीं किया जा सकता 3.6 को, ठीक है। अब होता ये है कि ये अगर तो ये होल नंबर होता, क्या होता? होल नंबर से मुराद है, मैं आपको समझाता हूँ। होल नंबर ऐसे होता है 3, या सिंपल फर्ज करो ये 10 होता 9.6 की बजाय, ये 4 होता, ये 2 होता, या ये 1 होता, ये 4 होता, इसको भी 4 की बजाय आप कर लो 3 कर लो, चलो ये 10 होता, 3 और 1, ये है होल नंबर। अगर तो ये होल नंबर होते फिर तो यहीं से इंपेरिकल फार्मूला आ जाना था C10H3O1, ये इंपेरिकल फार्मूला आ जाना था। लेकिन यहां क्या है बोलो? होल नंबर नहीं है। मैंने सिंपल बात की है कि एटॉमिक रेशो कैसे मालूम होगी? आप सब के नीचे उनके मोल लिखोगे, सबसे छोटी वैल्यू ऑफ मोल पर डिवाइड कर दोगे, एटॉमिक रेशो आ जाएगी। अगर तो एटॉमिक रेशो इस तरह की सिंपल होल नंबर है तो यहीं मल्टीप्लाई करके इंपेरिकल फार्मूला निकाल लें। अगर सिंपल होल नंबर ना हो फिर क्या करेंगे? फिर उसको सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? सूटेबल डिजिट वो होता है कि जिससे वो राउंड ऑफ हो जाए, जरब दे के, दिमाग से जरब देंगे, ऐसे डिजिट से जरब देंगे कि वो सूटेबल होल नंबर हो जाए। बोलो ओके।
9.6 को ऐसे 0.6 को ऐसे से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 हो जाए, समझ आ गई? यानी 9.6 10 हो जाए। जितने से भी हम ज़रब दें ऐसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि ये सारा फिगर फ्रैक्शन की बजाय क्या हो जाए, राउंड ऑफ हो जाए। इफ द होल रेशियो इज सिंपल होल नंबर इट विल गिव इंपेरिकल फार्मूला। इफ दिस रेशियो इज नॉट होल नंबर, अगर ये होल नंबर ना हो तो वी विल मेक इट होल नंबर, हम इसको होल नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल डिजिट। एक सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको होल नंबर बनाएंगे। तो ये है बेसिकली इंपेरिकल फार्मूला। इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में करने हैं, इसके न्यूमेरिकल्स। और फिर फर्दर मोलेकुलर फार्मूला है, हार्डली हफ्ते विद इन वीक जो है ये इट विल बी फिनिश्ड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।